गुरुवार 31 जनवरी की रात ठंड अपने चरम पर थी। थोड़ी देर पहले हुई बारिश ने मौसम को और सर्द बना दिया था। रात 8 बजते बजते भीमगंज मंडी घने कुहासे की चादर में लिपट गया था। बावजूद इसके बाजारों की चहल पहल में कोई कमी नहीं आई थी। इलाके में जैन मंदिर, राम मंदिर और गुरुद्वारा होने के कारण आम दिनों की तरह उस दिन भी लोगों की अच्छी खासी आवाजाही बनी रही। सराफा व्यापारी राजेंद्र विजयवर्गीय का 2 मंजिला निवास जैन मंदिर के सामने स्थित था। उनके परिवार में पिता चांदमल, 45 वर्षीय पत्नी गायत्री और 18 वर्षीय पुत्री पलक शामिल थे। स्टेशन रोड पर उनकी विजय ज्वेलर्स नाम आभूषणों की एक प्रतिष्ठित दुकान थी। राजेंद्र के पिता चांदमल की दिनचर्या थी कि प्रत्येक संध्या 7 बजे जब जैन मंदिर में आरती प्रारंभ होती, वे घर से राम मंदिर जाने के लिए निकलते। वहां से वापस लौटकर वे स्कूटर द्वारा दुकान पर पहुंचते थे। दुकान का कार्य समेटने के पश्चात वे घर लौटते, जिसमें प्रायः रात के 8 बज जाते थे। पिता पुत्र प्रायः साथ ही घर वापस आते थे, लेकिन उस दिन राजेंद्र कुछ आवश्यक कार्यों में व्यस्त होने के कारण दुकान पर ही रुक गए थे। वहीं चांदमल करीब रात 8:30 बजे अपने नौकर के साथ घर लौटे। दोस्तों, जब चांदमल घर लौटे तो उन्होंने घर में क्या देखा, उनके घर में क्या घटना घट चुकी थी, वो सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे कहानी में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी तरह की सनसनीखेज जुर्म की कहानियाँ निरंतर प्रतिदिन देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। घर पहुंचने के बाद चांदमल ने नौकर को बाहर से ही विदा कर दिया और फिर ऊपरी मंजिल पर स्थित अपने आवास की ओर बढ़े। उन्होंने गेट पर लगी डोरबेल दबाई। आमतौर पर तुरंत खुल जाने वाला दरवाजा इस बार अजीब ढंग से बंद था। जबकि डोरबेल की आवाज बाहर तक गूंज रही थी, फिर भी अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी। संदेह होने पर उन्होंने दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी, लेकिन यह देखकर स्तब्ध रह गए कि दरवाजा अंदर से बंद ही नहीं था। उन्होंने जैसे ही हल्का धक्का दिया, वह आसानी से दरवाजा खुल चुका था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जैसे कि आज हुआ। उनके मन में चिंता और बेचैनी की एक ज्वाला उठी। चांदमल ने बहू गायत्री के कमरे की तरफ बढ़ते हुए आवाज लगाई तो वहीं खड़े रह गए। गायत्री के कमरे के बाहर खून बिखरा हुआ था। बहू की खामोशी और फर्श पर बिखरे खून ने उन्हें इस कदर डरा दिया कि वे पूरी तरह चीख कर वहीं पर गिर पड़े। चांदमल के चिल्लाने की आवाज ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले किराएदार रश्मि ने सुनी तो चौंकी। वह तभी मंडी से सब्जी लेकर लौटी ही थी। वह हवड़ाई सी सीढ़ियों की तरफ दौड़ी। बदहवास से खड़े चांदमल ने कमरे में बिखरे खून की तरफ इशारा किया तो रश्मि ने पहले चांदमल को संभाला, फिर गायत्री की तलाश में कमरे की तरफ बढ़ी। वहां का दृश्य देखकर चांदमल और रश्मि दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों, ड्राइंग रूम के फर्श पर गायत्री के खून की लाश से लथपथ शव पड़ा हुआ था। चांदमल को संभालने की कोशिश में रश्मि को थोड़ा आगे पलक पड़ी दिखाई भी पड़ गई। उसके आसपास खून की दरिया बनी हुई थी। साफ लग रहा था दोनों मर चुके हैं। इस तरह से दोस्तों, वहां पर जो दृश्य था, माँ बेटी दोनों वहां पे मौत हो चुके थे और खून के सागर में डूबे हुए थे। चांदमल ने इस विभत्स दृश्य को देखा तो उनके रहे सहे होश भी उड़ गए। सन्नाटे में खड़े चांदमल समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब कैसे हो गया। अंततः उन्होंने जैसे तैसे किराएदार रश्मि की मदद से खुद को संभाला और मोबाइल से बेटे राजेंद्र को सूचना दे दी। इसके बाद उन्होंने रश्मि को फोन देकर पुलिस को सूचना देने के लिए कहा। पुलिस को खबर देने के बाद किराएदार रश्मि ने मोहल्ले के लोगों को आवाज दी। जरा सी देर में ऐसी घटना सुनते ही पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। लोगों को वहां भारी हुजूम उमड़ पड़ा। जैन मंदिर से भीमगंज मंडी पुलिस स्टेशन का फासला मुश्किल से 1 किलोमीटर का ही है। थाना प्रभारी श्री चंद ने फोन करके अपने उच्च अधिकारियों को भी इस घटना के बारे में बता दिया।
इसके बाद श्री चंद्र सिंह पुलिस की टीम के साथ 15-20 मिनट में राजेंद्र विजयवर्गीय के मकान पहुंच चुके थे। दोहरे हत्याकांड ने कोटा के पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया था। आईजी विपिन कुमार पांडे, एसपी दीपक भार्गव, एडीएम पंकज ओझा सहित आधा दर्जन थानों की पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया था। विजयवर्गीय के घर के बाहर इतनी लोगों की भीड़ जमी थी जैसे लग रहा था वहां कोई मेला लगा हुआ है। पुलिस अधिकारियों ने देखा कि खून तो बेडरूम में फैला था, लेकिन गायत्री और पलक दोनों के शव ड्राइंग रूम में पड़े थे। पुलिस को लगा कि हत्यारों ने माँ बेटी दोनों को उनके कमरों में ही मारा होगा और फिर शवों को घसीटते हुए ड्राइंग रूम में लाकर पटक दिया होगा। दोनों के कमरे से ड्राइंग रूम तक खींची खून की लकीर भी इस ओर इशारा कर रही थी कि जिस दरिंदगी से माँ बेटी की हत्या की गई थी, उससे लगता था कि दोनों की हत्याएं किसी रंजिश की वजह से की गई थी। इस बारे में राजेंद्र विजयवर्गीय का कहना था कि हम लोग तो सीधे साधे जिंदगी जी रहे हैं, दुश्मन या रंजिश का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन एसपी दीपक भार्गव राजेंद्र के जवाब से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि घटनास्थल का विभत्स दृश्य और लाशों के साथ में जितनी बर्बरता की गई थी, वो देखने से साफ नजर आ रहा था कि यह किसी न किसी रंजिश का परिणाम लग रहा था। हत्यारों ने किसी बजनी हथियार से दोनों के सिर और गर्दन और हाथों पर इतने घातक वार किए थे कि उनका भेजा तक बाहर निकल गया था। दोस्तों, मौका मुआयना करने के बाद पुलिस को बेड पर दो लोहे के सरिये भी दिखाई पड़ गए। खून से सना हुआ चाकू भी बेड पर पड़ा हुआ था। चाकू पर लगा खून बता रहा था कि माँ बेटी के गले उस चाकू से रेते गए होंगे। बेड में रखी गई अलमारियों के टूटे हुए ताले बता रहे थे कि वारदात को चोरी डकैती के लिए अंजाम दिया गया था। लेकिन राजेंद्र वर्गीय सदमे से की वजह से कुछ भी बोलने बताने की स्थिति में नहीं थे। पुलिस ने उन पर दबाव इसीलिए नहीं बनाया। एसपी भार्गव का मानना था कि हत्यारे 2 या 2 से अधिक रहे होंगे। प्रारंभिक जांच और मौका मुआयना के बाद पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए एबीएस अस्पताल में भिजवा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों की मौत हेड इंजरी से होनी बताई गई। गायत्री के सिर पर 5 चोटें थी, साथ ही सिर में मल्टीपल फ्रैक्चर भी थे। सिर की कई हड्डियां टूट चुकी थीं, जबकि पलक के सिर में 2 चोटें थी। इसमें से एक चोट इतनी घातक थी कि उसका पूरा सिर के अंदर का भेजा ही बाहर आ चुका था। हथियार सरिया के रूप में सामने आ चुके थे। गायत्री और पलक दोनों के हाथों पर भी गहरी खरोच और चोटें थी। मौके पर टूटी हुई चूड़ियां पाई गई। इसका मतलब उन्होंने अपने बचाव के लिए बदमाशों से काफी संघर्ष किया था। माँ बेटी के नाखूनों में त्वचा और मांस के अंश भी थे जो हत्यारों के हो सकते थे। इसका पता लगाने के लिए नेल स्क्रैपिंग का सैंपल भी लिया गया। पुलिस की फॉरेंसिक टीम भी मौके से फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट उठा लिए। विजयवर्गीय के घर से एक सड़क सीधी स्टेशन की तरफ जाती थी और दूसरी हटवाड़े से होते हुए शहर की ओर चली जाती थी। यही सड़क के अलावा सैन्य क्षेत्र की तरफ भी जाती थी। यही वजह रही होगी कि हत्यारे बिना किसी नजर में आए वारदात करके आसानी से फरार हो चुके थे। पुलिस यह सोचकर भी चल रही थी कि वारदात को अंजाम देने के लिए हत्यारों ने कम से कम 5 से 7 दिन रैकी की होगी। खोजी कुत्ते भी इसलिए भटक कर रह गए थे। वारदात को जिस तरह अंजाम दिया गया था, उससे लगता था कि आरोपी विजयवर्गीय परिवार के अच्छे खासे परिचित रहे होंगे। जिस घर में वारदात हुई उसका मुख्य द्वार लोहे का था, लेकिन कुंडी ऐसी थी जो अंदर बाहर दोनों तरफ से आसानी से खोली जा सकती थी। ऐसे में घर के किसी के घुसने की खबर लगने का कोई मतलब ही नहीं था। राजेंद्र विजयवर्गीय की पत्नी गायत्री और ससुर चांदमल सामाजिक गतिविधियों से भी जुड़े हुए थे, इसलिए उनके यहाँ लोग अक्सर आते जाते रहते थे। राजेंद्र विजयवर्गीय का कहना था कि घर में 5 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। जब कोई घर में ऊपर आता था तो गायत्री या पलक कैमरे में देखकर ही दरवाजा खोलती थी। जाहिर है इसका मतलब था कि आने वाला परिचित ही होगा। दरअसल पुलिस को सभी कैमरे टूटे हुए मिले थे। उनकी हार्ड डिस्क भी गायब थी। इसका मतलब हत्यारे घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। घर की दोनों तिजोरियों के ताले तोड़े गए थे। मतलब बदमाशों को पता रहा होगा कि घर की दौलत उन्हीं तिजोरियों में रखी गई थी। पोस्टमार्टम के बाद जब माँ बेटी का अंतिम संस्कार किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों लोग एकत्रित हुए। व्यापारी संघ के लोगों ने इस वारदात को लेकर अच्छा खासा
गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने पुलिस पर दबाव बनाने के लिए धरने प्रदर्शन की भी चेतावनी दे डाली। अगले दिन यानी फरवरी को एसपी दीपक भार्गव ने राजेंद्र के घर से चोरी गए सामान की बाबत पूछा तो उन्होंने बताया कि तिजोरियों में करीब 1 करोड़ रुपए की नकदी और जेवर गायब हैं। इसका मतलब वारदात को धन के लालच में अंजाम दिया गया था। दोस्तों, इस बात को राजेंद्र ने भी स्वीकार किया। इससे पुलिस को तफ्तीश की एक दिशा मिल गई। निसंदेह इस वारदात में विजय वर्गीय परिवार का कोई करीबी शामिल रहा होगा। पुलिस ने 10 टीमें जुटा करके इस दोहरे कांड का खुलासा करने के लिए डीजीपी विपिन पांडे के निर्देश में एसपी दीपक भार्गव ने टीमों का गठन किया था। हत्या और लूट के मामले में जुड़े संदिग्ध और आतन अपराधियों से पूछताछ का काम डीएसपी भंवर सिंह हाड़ा को सौंपा गया। उनकी मदद के लिए हर थाने से 10 जवान की टीम बनाई गई थी। पुलिस ने इलाके में वारदात के उस 1 घंटे में किए गए सभी मोबाइल कॉल्स को रडार पर ले लिया। 100 से 150 कैमरों से सीसीटीवी फुटेज भी निकाली गई। कैमरे खंगालने के लिए एडिशनल एसपी राजेश मिल और प्रशिक्षु आईपीएस अमृता दोहन की पूरी मुस्तैदी से लगे रहे। पुलिस की अलग अलग टीमों ने अपराधियों की तलाश में होटलों और धर्मशालाओं को भी खंगाला। एसपी दीपक भार्गव ने भीमगंज मंडी थाने में ही पड़ाव डाल दिया। वह पुलिस टीमों से पल पल की जानकारी लेते रहे। इस बीच पुलिस ने पूरी रेंज में हाई अलर्ट जारी कर दिया था। शहर की सीमाओं पर पूरी तरह नाकेबंदी कर दी गई थी ताकि अपराधी शहर छोड़कर भागने का प्रयास करें तो पकड़े जाएं। इस दोहरे हत्याकांड की जांच में एक मोड़ शनिवार 2 फरवरी को उस समय आया जब पुलिस को घटनास्थल से सफेद रंग का एक अंगोछा मिला। संभवतः हत्यारे अफरा तफरी में अपने अंगोछे को वहीं भूल गए थे, छोड़ गए थे। पुलिस ने अंगोछे की पहचान को लेकर जब राजेंद्र विजय वर्गीय से पूछा तो वे कुछ नहीं बता सके। अलबत्ता मुखबिरों में से एक ने संदेह जताया कि यह अंगोछा राजेंद्र की दुकान पर मुनीमी करने वाले मस्तराम का हो सकता है। पुलिस जांच में मस्तराम जैसे सैकड़ों लोग रडार पर थे। रविवार 3 फरवरी के शाम पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली कि राजेंद्र विजय वर्गीय परिवार का एक पुराना कर्मचारी आजकल जमकर पैसे उड़ा रहा था। उसने 70,000 का मोबाइल और महंगे कपड़े खरीदे थे। कहावत है कि अपराधी वारदात करने के बाद किसी न किसी बहाने मौकाए वारदात पर जरूर चक्कर लगाने आता है। कई बार यही चूक उसके पकड़े जाने की सबब भी बन जाती है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। 3 फरवरी को गायत्री और पलक की शोक सभा थी। शोक सभा में मातमपोशी के लिए एक व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा। वह बार बार कह रहा था, यह सब कैसे हो गया, और उसका ऐसा कहना थोड़ा ड्रामा टाइप का भी लग रहा था। राजेंद्र को दिलासा देने के लिए जब वह उनके पास गया तो उसके मुंह से निकली शराब की बदबू विजय के नाक तक भी पहुंच गई। उन्होंने उसे वहां से जबरन हटाने का प्रयास किया, लेकिन वह और ज्यादा जोर जोर से रोने लगा। शोक सभा में सादे कपड़ों में भीमगंज मंडी थाना प्रभारी श्रीचंद सिंह भी मौजूद थे। उन्हें यह सब कुछ अटपटा सा लगा तो उन्होंने राजेंद्र विजय वर्गीय से पूछा, वह कौन है? राजेंद्र ने बताया कि उसका नाम मस्तराम मीना है और वह बूंदी के बड़ा तीर्थ गांव का रहने वाला है। उन्होंने यह भी बताया कि मस्तराम उनका बहुत विश्वस्त नौकर था। 3 साल पहले वह उनकी दुकान पर मुनीम का काम भी करता था। नतीजन मस्तराम पुलिस की नजर पर चढ़ गया। पुलिस उसे उठाकर थाने ले आई। जब उसे सख्ती से पूछताछ की गई तो पूरी कहानी पता चल गई। पता चला कि इस वारदात को मस्तराम ने अपने एक साथी लोकेश मीना, जो उसी गांव का रहने वाला था, के साथ मिलकर अंजाम दिया था। मस्तराम मीना और लोकेश मीना एक ही गांव के रहने वाले थे और दोनों दोस्त थे। बूंदी जिले के केशोराय पाटन तहसील के बड़ा तीर्थ गांव के रहने वाले 3 भाइयों के परिवार में 28 साल का मस्तराम अविवाहित था। उसके पिता किसान प्रभुलाल मीना की 3 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। इसके बाद तीनों भाइयों ने पुश्तैनी जमीन 18 लाख में बेच दी थी और रकम का बंटवारा कर लिया था। मस्तराम को बंटवारे में 6 लाख रुपए मिले थे। उसने यह रकम अय्याशी में उड़ा दी थी। मस्तराम ने केशव राय पाटन इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI की परीक्षा पास कर ली थी। शराब के नशे में हुड़दंग करने पर वह गांव वालों से कई बार पिट चुका था। इस वारदात में मस्तराम का सहयोगी रहा लोकेश मीना 10वीं में फेल होने के बाद से आवारागर्दी करने लगा था। उसने RCC पाइप्स की ठेकेदारी भी की थी, लेकिन झगड़ा फसाद करने के कारण धंधा नहीं चल पाया। केशोराय पाटन थाने में उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज भी थे। कुछ समय पहले वह अपनी भाभी को
लेकर भी भाग गया था। तभी से उसके घर वालों ने उससे किनारा कर लिया था। मस्तराम और लोकेश मीना दोनों सोचते थे कि किसी बड़ी लूट को अंजाम दें और ऐसो आराम की जिंदगी जिएं। मस्तराम मीना सराफा राजेंद्र विजयवर्गीय की दुकान पर नौकरी कर चुका था। उससे पता था कि घर का कौन कौन सदस्य कब आता जाता है, नकदी जेवर कहाँ रखे जाते हैं। उसने लोकेश को अपनी योजना बताई कि एक दो को मारना पड़े तो मार देगा, लेकिन मोटा माल जरूर मिलेगा। लोकेश इसके लिए तैयार हो गया। कह सकते हैं कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड मस्तराम ही था। पूछताछ में उसने बताया कि दोनों ने वारदात से पहले दुकान और घर दोनों जगह की रैकी की थी। रैकी के बाद वारदात का वक्त शाम 7 बजे का रखा गया था। उस समय राजेंद्र विजयवर्गीय दुकान पर होते थे और उनके पिता चांदमल को राम मंदिर में दर्शन करते हुए दुकान पर पहुंचना होता था। रात 8:30-9 बजे से पहले दोनों में से कोई नहीं लौटता था। ग्राउंड फ्लोर की किरदार रश्मि अकेली रहती थी और उस वक्त सब्जी मंडी चली जाती थी। लूट के लिए हत्या करने से पहले ही तय था, इसलिए दोनों सरिये और चाकू साथ ले आए थे। माँ बेटी गायत्री और पलक चूंकि उस घर में हमेशा रहती थी, इसलिए उनको पता था कि माँ बेटी को मारना ही पड़ेगा। माँ और बेटी दोनों उसे जानती थी, इसलिए कॉल बेल बजाने पर उन दोनों ने तुरंत ही दरवाजा खोल दिया था। दरवाजा खोलते ही गायत्री सामने नजर आई। दोनों को बैठने को कहकर जैसे ही वह अपने कमरे की तरफ बढ़ी, दोनों ने मौका गंवाए बिना सरिये से उनके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया था। फिर भीतर जाकर पलक का भी यही हाल कर दिया। दोनों में जान न रह जाए, यह सोचकर मस्तराम और केशव ने चाकू से दोनों का गला रेत कर उनकी मौत की तसल्ली भी कर ली थी। बाद में दोनों ने माँ बेटी की लाशों को घसीटकर ड्राइंग रूम में डाल दिया। मस्तराम को पता था कि जेवर और नकदी गायत्री के कमरे की तिजोरी में रखे होते हैं। मस्तराम और लोकेश अपने साथ बैग लेकर आए थे। तिजोरी तोड़कर जितनी भी रकम और जेवर मिले उन्होंने बैग में भरे और वहां से फुर्ती से निकल गए। बस पकड़कर दोनों सीधे गांव पहुंचे और गहने व रकम का बड़ा हिस्सा घर में छिपा दिया। फिर दोनों ने रात में ही बूंदी से रोडवेज की बस पकड़ी और जयपुर चले गए। जयपुर में दोनों बस स्टैंड के पास ही एक होटल में रुके। अगले दिन दोनों ने जमकर खरीदारी की और शराब पी। दोनों ने अपने अपने लिए 70-70 हजार के महंगे मोबाइल फोन, कपड़े और अन्य सामान खरीदे। शनिवार 2 फरवरी को दोनों वापस कोटा आ गए। मस्तराम को अपने पकड़े जाने का डर नहीं था, फिर भी अपनी इस तसल्ली के लिए किसी को उस पर शक न हो, वह शोक जताने का दिखावा करने चला गया। बस उसकी यही सोच उसे ले डूबी। राजेंद्र विजयवर्गीय ने पुलिस को बताया कि हत्यारों ने करीब 1 करोड़ की लूट की थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से लूटे गए 37 लाख में से 21,70,000 रुपए और 2 किलो 26 ग्राम सोने, 13.5 किलो चांदी के जेवर बरामद कर लिए। मस्तराम ने बताया कि गायत्री और पलक जो गहने पहने थे उन्होंने भी वे उतार लिए थे। सीआई श्रीचंद सिंह ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से सोने की चेन और कंगन भी बरामद कर लिए। लोकेश ने वारदात करने के बाद 8 लाख रुपए कंगन और चेन अपने गांव जाकर खेत में गाड़ दिए थे। लूट की रकम का बंटवारा करने के बाद मस्तराम पाटन के एक गांव में अपने रिश्तेदार के पास गया था। उसने उन्हें 8 लाख रुपए यह कहकर रखने को दिए थे कि रकम जमीन बेचकर मिली है, थोड़े दिन रख लो, फिर आकर ले जाऊंगा। वारदात खुलने के बाद मस्तराम के रिश्तेदारों ने यह रकम पुलिस को यह कहते हुए सौंप दी कि उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस मामले में भीमगंज मंडी के थाना प्रभारी श्रीचंद की भूमिका महत्वपूर्ण रही। शोक सभा में मस्तराम मीना के हाव भाव देखकर उनकी आंखों में खटक चुका था। उन्होंने पूरा ध्यान उसी पर लगा दिया। इस कोशिश में उन्हें उसकी कलाइयों पर खरोचों के निशान भी नजर आ गए थे, जिससे उसका शक और पुख्ता हो गया था। उन्होंने कांस्टेबल शिवराज को उसे फौरन उठाने को कहा था। सीआई श्रीचंद ने बताया कि जयपुर में अच्छी खासी खरीदारी करने के बाद दोनों हत्यारे वापस होटल में पहुंचे थे। अगले दिन होटल मालिक ने कमरे की सफाई करवाई तो प्लास्टिक की थैली में कपड़े मिले थे, जिन्हें स्टोर में रखवा दिया गया था। श्रीचंद ने वह थैली भी बरामद कर ली थी। ये मामला कोर्ट में चलता रहा, लेकिन उसके बाद फिर 18 फरवरी 2020 को पॉक्सो कोर्ट ने जघन्य अपराध को रेरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए मस्तराम मीना और लोकेश मीना को फांसी की सजा सुनाई। साथ ही उन दोनों पर 80-80 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा। इसके अलावा उन दोनों को और भी कई धाराओं में सजा सुनाई गई। पॉक्सो कोर्ट के जज अजय शर्मा ने कहा कि यह मामला समाज की चेतना से जुड़ा हुआ है। आरोपियों द्वारा अपराध तब किया गया जब घर में 2 महिलाएं अकेली थी। अपराधियों ने न केवल उनके घर में डकैती की, साथ ही उसके घर में बेटी पलक के साथ में उन्होंने
यौनाचार भी किया। न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने कहा, इस तरह के अपराध से समाज का हर व्यक्ति सुरक्षा चाहता है। ऐसे दरिंदों को समाज कभी भी अपने बीच नहीं देखना चाहता। जज अजय राज शर्मा ने लिखा है कि फांसियों को फांसी के तख्ते पर जब तक लटकाया जाए जब तक कि उनकी मौत न हो जाए। दोस्तों, मेरा कहानी कहने का उद्देश्य यह नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए। मेरा कहानी कहने का यही उद्देश्य होता है कि समाज में हो रही घटनाओं से आपको सजग करना है, सचेष्ट करना है, ताकि आप इस तरह की घटनाओं में सजग सचेष्ट रह सकें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सजग रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।